नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 19 जनवरी और द हिंदू में आज आपको कौन कौन से न्यूज़ पढ़नी चाहिए, हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, शक्ति के अभाव में विश्वास किसी काम का नहीं है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए अनिवार्य है। और ये कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, PSLV C62 मिशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन से आपके ए चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण, बी EOS N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण, सी मानव अंतरिक्ष मिशन, या डी नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण। और इस प्रश्न का सही उत्तर था EOS N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपनी इस एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, PM अनवील्स 6,957 करोड़ रुपीस एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन काजीरंगा। तो ये पूरी खबर क्या है इसे समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो टॉपिक है आपका GS पेपर 3 एनवायरमेंट, साथ ही साथ आपका इंफ्रा और डेवलपमेंट से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में 6,957 करोड़ रुपए की एलिवेटेड कॉरिडोर योजना की आधारशिला रखी है। और इसी के साथ उन्होंने 2 अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी भी दिखाई है। अब आपको बता दें कि ये जो परियोजना है ये एक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस परियोजना की कुल लंबाई 86 किलोमीटर है। और इसमें से 35 किलोमीटर लंबा हिस्सा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा, जो कि एलिवेटेड यानी ऊंचाई पर बनी सड़क होगी। अब समझते हैं कि ये जो सड़क है इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि वन्य जीवों को सुरक्षा प्राप्त हो सके और इससे जानवर जो है वो सड़क के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे। मानव और वन्य जीव संघर्ष कम होगा, सड़क दुर्घटनाएं घटेंगी, यात्रा का समय कम लगेगा, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और इसलिए इसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर कहा गया है। अब समझते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर असम के कालियाबोर से 2 अमृत भारत ट्रेनों का वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। और इसका उद्देश्य क्या था कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी बनाना, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना, लोगों की यात्रा को आसान बनाना। तो ये थी पूरी खबर। अब हम एक बार समझ लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। तो ये असम में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी यानी मिकिर पहाड़ियों के बीच स्थित है। और ये ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान में स्थित सबसे बड़ा अबाधित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। आपको बता दें कि 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा इस पार्क को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। अब इसके भूभाग की बात कर लेते हैं। तो ये घने जंगल, लंबी हाथी घास, उबड़ खाबड़ सरकंडे, दलदल और उथले तालाबों से बना हुआ है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है डिफालू नदी। तो डिफालू नदी जो है राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। और इसके साथ एक अन्य सहायक नदी है जिसका नाम है मोरा डिफालू, वो इसकी दक्षिणी सीमा के साथ बहती है। वनस्पति की बात करें तो ये मुख्य रूप से घनी और लंबी हाथी घास के लिए प्रसिद्ध है जो छोटे दलदली क्षेत्रों में मिश्रित है। इसमें जल लिली, जलकुंभी और कमल का भी काफी अच्छा आवरण देखने को मिलता है। जीव जंतुओं की बात कर लेते तो यहाँ पर गैंडा, बाघ, हिरण, हाथी, भैंस, हुलॉ, गिब्बन, कैब, लंगूर जैसी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। साथ ही साथ गंगा नदी डॉल्फिन आमतौर पर इस आवास में पाई जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ विश्व में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ कई स्तनधारी जीव भी निवास करते हैं। तो इस लिहाज से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन फ्रॉम कवारत्ती एस्टैब्लिश्ड एज अ न्यू जीनस एंड स्पीशीज। तो ये जो आपका टॉपिक है ये भी आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट के स्पीशीज सेक्शन से जुड़ा हुआ है। अब न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो लक्षद्वीप समूह की कवरत्ती लैगून में एक सूक्ष्म क्रेटेशियन पाया गया है। एक सूक्ष्म क्रेटेशियन की खोज हुई जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया इंडिया फोंटे बिजॉय। और इसे ये जो क्रस्टेशियन है इसे नए वंश और नई प्रजाति के रूप में वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया है। और इसी के साथ लक्षद्वीप समूह से खोजे गए एक नए समुद्री जीव के बारे में, ये जो समुद्री जीव है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसे वैज्ञानिकों ने एक नया वंश दिया और एक नई प्रजाति भी घोषित की, जैसा कि हमने आपको बताया। और ये जो पूरी खोज है वो जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
ये जो नया जीव है वो लक्षद्वीप समूह के कवरत्ती लैगून में खोजा गया है। ये हमने आपको बताया कि कहाँ खोजा गया है, कवरत्ती लैगून में इसे खोजा गया है। अब आपको बता दें कि लैगून जो है वो ऐसे उथले समुद्री क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। और ये जो जीव है ये एक क्रस्टेशियन है। क्रस्टेशियन का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव होते हैं जिनमें झींगा, केकड़ा और लॉबस्टर जैसी प्राणी आते हैं। और ये विशेष रूप से वर्ग की बात करें तो ये आपका जो है वर्ग जो है कोपेपोडा वर्ग से संबंधित है। और परिवार की बात कर लेते हैं यानी कि कुल की बात कर लेते हैं तो ये आपका लाओफोंटिडी कुल से संबंधित है। और ये इतना छोटा है कि इसे ठीक से देखने और पहचानने के लिए केवल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हमने आपको बताया कि ये जो नया जीव है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इंडिया फोंटे बिजॉय इसका वैज्ञानिक नाम है। और इस जीव का नाम जो है इंडिया फोंटे वो भारत के सम्मान में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो बिजॉय है वो प्रसिद्ध समुद्र वैज्ञानिक थे डॉक्टर एस बिजॉय नंदन के सम्मान में ही इसका नाम रखा गया है। आपको बता दें कि कुसेट विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञान विभाग की शोधकर्ता नीलिमा वासुकियन मैक्सिको के यूएनएम विश्वविद्यालय में कोपेपोड वर्गीकरण विशेषज्ञ और प्रोफेसर सैमुअल ई गोमेज नोगुएरा के सहयोग से इस नए जीव का वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। और इस खोज को जुटेक्सा नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र में प्रमुखता से दिखाया गया था। अब ये जो नई प्रजाति इसके शारीरिक बनावट की बात करें तो इसका शरीर जो अर्ध बेलनाकार और चपटा होता है, जो मध्य में चौड़ा होता है और पीछे की ओर पतला होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसके अग्रभाग पर एंटीना जैसे उपांग भी होते हैं, जो ये आप देख सकते हैं कि एंटीना जैसे उपांग होते हैं। और इनमें विशेषता ये होती है कि मादाएं जो वो नर से थोड़ी बड़ी होती हैं और इनकी लंबाई 518 से 772 माइक्रोमीटर तक होती है। और ये जो ऐसे जीव हैं ये मूलतः मियोफोना श्रेणी के जीव हैं जो जलीय वातावरण में तलछट में रहने वाले 1 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के नन्हे अकशेरुकीय प्राणी हैं। और इसी के साथ 77 वंशों में फैली 350 प्रजातियों के साथ लाओफोंटिडी कुल जो है वो हार्पेक्टिकोइडा गण के सबसे विविध कुलों में से एक माने जाते हैं। आकार में सूक्ष्म होने के बावजूद ये समुद्री और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी के साथ इंडिया फोंटे वंश को नया माना जाता है क्योंकि ये रूपात्मक लक्षणों का एक अनूठा संयोजन प्रदर्शित करता है जो कि लाओफोंटिडी परिवार के भीतर पहले से दर्ज किसी भी वंश से मेल नहीं खाता है। तो इस लिहाज से यह टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया इन्वाइटेड टू ज्वाइन गाजा पीस बोर्ड। ये जो टॉपिक है ये आपके पूरे जीएस पेपर 2 IR से संबंधित है और इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो न्यूज क्या है इससे समझते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए प्रस्तावित शांति बोर्ड यानी कि गाजा पीस बोर्ड जो है इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है। हालांकि भारत ने अभी तक कोई इसका अधिकारिक जवाब नहीं दिया है। तो अब ये समझते हैं कि गाजा शांति बोर्ड आखिर है क्या। तो अमेरिका द्वारा प्रस्तावित ये एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है गाजा पट्टी में शांति स्थापित करना, हमास के शासन को खत्म करना, गाजा के पुनर्विकास की देखरेख करना। और इस बोर्ड की जो अध्यक्षता है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाएगी। अब ये समझते हैं कि भारत को निमंत्रण मिला कैसे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और भारत को इस शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अब इसमें शामिल कौन कौन होगा? तो भारत को निमंत्रित किया गया और अन्य देश को भी शामिल किया गया। कई राष्ट्र प्रमुख होंगे जिसमें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल है। और ये बोर्ड जो है वो गाजा के लिए एक शासन संरचना तय करेगा। हालांकि इस पत्र को सोशल मीडिया पर साझा भी किया गया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार भारत को नियंत्रण मिल चुका है लेकिन नई दिल्ली ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ट्रंप की शांति योजना के अनुसार देखा जाए तो गाजा का प्रशासन एक अस्थायी तकनीकी और गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति द्वारा चलाया जाएगा जिसमें कि फिलिस्तीनी विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। और इस समिति की निगरानी जो है वो शांति बोर्ड करेगा। शांति बोर्ड से ये उम्मीद भी की जाती है कि वह गाजा के पुनर्विकास के लिए धन की देखरेख करेगा और ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण अपना सुधार कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेता। हालांकि अमेरिका की योजना ये भी है कि गाजा में एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी कि ISF तैनात किया जाए और इसके लिए अमेरिका कई देशों से बातचीत भी कर रहा है। भारत के अलावा जॉर्डन, ग्रीस, साइप्रस, पाकिस्तान को भी गाजा शांति बोर्ड में निमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि मध्य पूर्व में शांति की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल मानी जा रही है और भारत को मिला नियंत्रण जो है उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। लेकिन भारत अपने हितों और नीति को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच समझ करके फैसला करेगा। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज पोस्ट
2,701 करोड़ रुपए प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। अब न्यूज़ का इसे समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 से संबंधित हो जाता है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो इसमें भारत की बिजली वितरण कंपनियों के बारे में बात की गई है, जिसे कि हम डिस्कॉम कहते हैं। अब ये जो पूरी न्यूज़ है वो यही है कि इसमें ये बताया गया है कि कई वर्षों के घाटे के बाद जो डिस्कॉम कंपनियां हैं वो मुनाफे में आ गई हैं। लेकिन कैसे आई हैं? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की बिजली वितरण कंपनियों ने 2,701 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये कंपनियां लगातार घाटे में चल रही थी, लेकिन अब पहली बार कर के बाद शुद्ध लाभ यानी कि पीएटी दर्जा किया गया है। अब समझते हैं कि बिजली वितरण कंपनियां क्या होती हैं। तो दरअसल बिजली क्षेत्र में 3 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें कि आपका बिजली उत्पादन यानी कि जनरेशन आता है, बिजली संचरण आता है यानी कि ट्रांसमिशन, और आता है बिजली वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब बिजली वितरण कंपनियां जो कि जिन्हें आप डिस्कॉम कहते हैं, उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने का काम करती हैं। अब इसमें शामिल है कौन कौन होता है? तो राज्य सरकार के द्वारा संचालित डिस्कॉम होता है, बिजली विभाग होते हैं, तो ये इसमें शामिल होते हैं। अब अगर एक बार हम ऐतिहासिक संरचना को देखें तो एक बार हम पीछे की डेटा को देखते हैं तो वित्त वर्ष 2013-14 में जो कुल घाटा है वो 67,692 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, और 2023-24 में ये घाटा घटकर 25,553 करोड़ हुआ था, और 24-25 में ये जो घाटा है वो 2,701 करोड़ का शुद्ध लाभ मिला है। अभी जो घाटा है इसके मुख्य कारण क्या थे? तो बिजली चोरी थी, तकनीकी अक्षमताएं थी, गलत बिलिंग थी, कम राजस्व वसूली थी, राजनीतिक कारणों से कम टैरिफ, इनकी वजह से जो है कि ये जो है घाटा देखने को मिला था। अब ये समझते हैं कि ये घाटा फिर इसे कम कैसे किया गया। तो बिजली मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच राज्य संचालित डिस्कॉम के कर पश्चात घाटे में लगभग 80% कमी सामने आई है, और यही मुनाफे में आने का सबसे बड़ा कारण है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि AT&C लॉस क्या होता है। तो दरअसल ये नुकसान दर्शाता है, तकनीकी नुकसान, बिजली चोरी, बिलिंग और वसूली में कमी। अब इसमें बड़ी सुधार क्या है? तो इसमें बड़ी सुधार ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2013 से 2014 में 22.62% और फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में कुल जो है 15.04% इसमें वसूली हुई है। इसका मतलब यह है कि बिजली की बर्बादी कम हुई है, चोरी घटी है, वसूली बेहतर हुई है। आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व यानी कि ACS ARR के बीच का अंतर भी 0.78 प्रति किलोवाट घंटा रुपीस है, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 से घटकर 0.06 प्रति किलोवाट घंटा वित्त वर्ष 2024-25 हो गया है। वहीं लागत राजस्व अंतर में कमी से ये संकेत मिलता है कि वितरण कंपनियों का परिचालन घाटा कम होगा और उनकी लागत वसूलने की क्षमता बढ़ेगी, और इसका सीधा सा मतलब है कि डिस्कॉम अब अपनी लागत लगभग पूरी वसूल कर पा रही है, परिचालन घाटा कम हो रहा है। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बिजली अनेक विलंबित भुगतान अभिभार नियमों के कारण बिजली उत्पादन कंपनियों के बकाया में 96% यानी कि 96% की कमी आई है, और ये राशि 2022 में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए से घटकर इस वर्ष जनवरी तक 4,927 करोड़ रुपए रह गई है। इन नियमों के कारण वितरण उपयोगिता भुगतान चक्र यानी बिलिंग और भुगतान अनुसूची वित्त वर्ष 2020-21 में 178 दिनों से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 113 दिन हो गई है, और इस लिहाज से भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है ऑल अबाउट इंडियाज फर्स्ट स्टेट फंडेड BSL-4 लैब फॉर डेड लिस्टेड पैथोजेंस इन गुजरात। अब ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 से संबंधित हो जाता है, और न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो भारत की पहली अत्याधुनिक बायो सेफ्टी लेवल 4 यानी कि BSL-4, जिसकी आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा गांधीनगर गुजरात में रखी गई है। इस प्रयोगशाला को भारत के लिए स्वास्थ्य कवच बताया जा रहा है। अब समझते हैं कि BSL-4 प्रयोगशाला होती क्या है। तो BSL का मतलब होता है बायो सेफ्टी लेवल, और BSL-4 जो है प्रयोगशाला जैव सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर होती है, सबसे सर्वोच्च स्तर होता है। ये यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक और अत्यधिक संक्रामक वायरस पर काम किया जाता है। ऐसे रोग जिनके लिए कोई पक्का इलाज नहीं होता या कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सख्त सुरक्षा नियम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निगरानी की जाती है, विशेष सुरक्षा सूट और नियंत्रित वातावरण होता है। BSL प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के महत्व के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो खतरनाक वायरस पर
काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, नई बीमारियों की जल्दी पहचान करते हैं और टीके और इलाज विकसित करते हैं। किसी महामारी या प्रकोप की स्थिति में तेज प्रतिक्रिया और नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। और इस प्रयोगशाला की योजना 2022 के मध्य में शुरू हुई थी और इसकी आधारशिला 3 साल से अधिक समय बाद 13 जनवरी 2026 को रखी गई है। अब समझते हैं कि भारत में वर्तमान स्थिति क्या है इनकी। तो वर्तमान में भारत में केवल एक नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला कार्यरत है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में स्थित है। हालांकि 2024 के अंत में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत DRDO ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में अपनी BSL-4 प्रयोगशाला स्थापित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र योजना, महामारी एवं राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशाला का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के अंतर्गत विषाणु अनुसंधान और निदान प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित किया है। और इस योजना के अंतर्गत 165 जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें की 11 जो हैं वो आपके BSL-3 स्तर की प्रयोगशाला है और 154 जो हैं वो आपके BSL-2 स्तर की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। अब जो गुजरात में नई प्रयोगशाला है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो गांधीनगर में बनने वाली BSL-4 प्रयोगशाला जो है वो एक पशु जैव सुरक्षा स्तर सुविधा के साथ एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति होगी। यहाँ मानव जाति के ज्ञात सबसे घातक रोगजनकों पर अनुसंधान किया जाएगा, जिसमें इबोला वायरस, मारबर्ग वायरस और क्यास्नूर वन रोग वायरस और निपाह वायरस शामिल हैं। इन पर अनुसंधान किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, वर्तमान में भारत की एकमात्र नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है A नई दिल्ली, B हैदराबाद, C पुणे या D बेंगलुरु। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।